Hello friends, welcome to my YouTube channel Knowledge Scale. Today we will discuss verb to be and this class is going to be very interesting. Verb to be के functions आज हम सभी discuss करेंगे, जो भी verbs के function हैं be के, और ये functions देखने में बड़े easy होते हैं लेकिन ये बड़े complicated होते हैं। और मैं गारंटी लेता हूं कि आपने ये सब कॉन्सेप्ट्स को कभी सुना नहीं होगा, देखा नहीं होगा, और अगर कहीं पढ़ा भी होगा किसी बुक्स में तो आपको क्लियर नहीं हुए होंगे। आज देखना, जैसे कि पहला फंक्शन है बीइंग वी थर्ड, बी नाउन, बी के साथ एडजेक्टिव भी होता है, बी वी थर्ड भी लेती है, पैसिव आपने बनाया है अभी प्रीवियस क्लासेस हमने देखा है, और बी वी फोर्थ भी होता है, आईएनजी भी होती है। तो देखिएगा पहला फंक्शन देखते हैं। सबसे पहला आप बीइंग के साथ वी थर्ड, जो फर्स्ट आपका रूल है। अब देखिएगा, अब यूं कहेंगे सर ये तो कोई नई बात नहीं है, क्योंकि बीइंग से तो कॉन्टिन्यूअस के पैसिव बनते हैं, वो तो हमने डिस्कस कर लिया है, अभी लास्ट क्लास में किया। बिल्कुल सही, लेकिन ये कुछ अलग है। अलग क्या है अब देखिएगा। मान लीजिए कोई सेंटेंस है, आई हेट स्कॉल्डिंग। अब देखिएगा सेंटेंस लिखा आई हेट स्कॉल्डिंग, ये आपका सब्जेक्ट, ये आपकी मेन वर्ब जिसको फाइनाइट वर्ब कहते हैं। अब ये स्कॉल्डिंग क्या है ये समझिएगा। अब यहां पर सब्जेक्ट आ गया, यहां हेट आ गया, यहां स्कॉल्डिंग आईएनजी। आपने देखा अभी तक कॉन्ट्रेंस जब बनाते हैं तो कॉन्ट्रेंस में आपको प्रेजेंट कॉन्ट्रेंस इज़ारम के साथ आईएनजी है, पास्ट कॉन्ट्रेंस में वाज वर्ब के साथ आईएनजी है, फ्यूचर कॉन्ट्रेंस या जो भी आपका परफेक्ट कॉन्ट्रेंस है वो सब किसी हेल्पिंग वर्ब के साथ या वर्ब के साथ में आईएनजी लेते हैं। वो काम का जो है जारी रहना, प्रोग्रेसिव एक्शन होता है। क्लियर? लेकिन यहां क्या है, यहां कुछ और है। ये कोई काम प्रोग्रेसिव एक्शन में नहीं है, काम नहीं चल रहा है। इसका मतलब ये कि आई हेट स्कॉल्डिंग, मुझे डांटना अच्छा नहीं लगता है, यानी मैं नफरत करता हूं, यानी डांटता नहीं किसी को। तो फिर ये क्या है, ये जो आप किसी भी वर्ब के बाद किसी वर्ब में आईएनजी लगती है उसको जीरण कहते हैं, और जीरण में आईएनजी होती है। तो फंक्शन वही है, मेन रूल जो मास्टर रूल है, जब आईएनजी होगी तो पैसिव किससे बनेगा, बीइंग से। इसका मतलब ये हमें कैसे पता चलेगा कहां जीरण। अभी जब हम नॉन फाइनाइट वर्ब्स को डिस्कस करेंगे, आगे चैप्टर आएंगे, फाइनाइट नॉन फाइनाइट वर्ब, फाइनाइट वर्ब्स में आपके इन्फिनेटिव जीरण पार्टिसिपल की हम बात करेंगे, उसमें होगा, अभी देखिएगा। तो ये जो मेन वर्ब होती है इस पर डिपेंड करता है आपका जीरण आएगा या नहीं आएगा। देखिएगा यहां देखो, यहां मेन वर्ब, अगर यहां पर मेन वर्ब कोई ऐसी है जिसके बाद डायरेक्ट जीरण आता है तो उसमें आईएनजी लगती है डायरेक्ट, जैसे यहां लगी है। जीरण को दो तरह से यूज करते हैं, एक डायरेक्ट जीरण, यानी किसी भी मेन वर्ब के बाद एक और वर्ब आ जाए तो उसे हम जीरण में बदलते हैं। वो क्यों बदलते हैं ये भी बताऊंगा आगे, लेकिन अभी समझ लीजिएगा, क्योंकि यहां वर्ब को ऑब्जेक्ट चाहिए, वर्ब को ऑब्जेक्ट चाहिए, और जीरण यानी आईएनजी लग के वो नाउन के इक्वल हो जाता है। हाँ, आज तक ये नहीं पता होगा, आगे पढ़ेंगे, मैं फिर बता रहा हूं आपको, अभी पूरे चैप्टर नहीं खोलेंगे, यहां उसको डिस्कस नहीं करना चाहते, क्योंकि आई हेट के आगे कुछ चाहिए। जैसे आई हेट म्यूजिक, तो यहां म्यूजिक नाउन है, तो इसलिए आई हेट अगर स्कोल्ड कर देंगे तो स्कोल्ड वर्ब रह जाएगी, तो वर्ब को नाउन में बदलना पड़ेगा, आई हेट स्कोल्डिंग। इसलिए हम जीरण को डिस्कस नहीं कर रहे, हम केवल बीइंग को डिस्कस कर रहे हैं। पैसिव का कंसेप्ट हम आज क्लियर करेंगे। तो आई हेट स्कोल्डिंग, इसलिए इस वर्ब के बाद में सीधा यहां जीरण लगा, क्योंकि यहां नाउन चाहिए सेंटेंस में। तो इसका मतलब क्या है, वो वर्ब पे डिपेंड करेगा कि कौन सी वर्ब जीरण लेती है, कौन सी वर्ब नहीं लेती है। तो जैसे कि हमने कहा, अगर मेन वर्ब आपकी है कोई ऐसी जो जीरण वाली है तो उसके बाद डायरेक्ट जीरण लग जाता है फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। जीरण का दो तरह से यूज करते हैं, एक फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी यानी जीरण ही है वो, एक तो डायरेक्ट है, और एक प्रीपोजिशन के साथ जीरण, यानी जब प्रीपोजिशन आती है जैसे ऑफ है, ऑन है, इन है, उसके बाद अगर कोई वर्ब आ जाए तो उसमें आईएनजी लगाना पड़ता है, यानी जीरण लगाना पड़ता है। आपको पता क्यों? वही बात है कि जीरण किसके बराबर होता है, नाउन के, और प्रीपोजिशन को क्या चाहिए, नाउन चाहिए, तो वह नाउन बनाना पड़ता है। अभी वो कॉन्सेप्ट डिस्कस नहीं कर रहे हैं, फिर देखिएगा दोबारा से कि यहां पर आपको किसी वर्ब के बाद में सीधा कोई वर्ब आए तो उसमें जीरण कब लगाते हैं। अभी मैं कुछ वर्ब लिखी है, सभी नहीं, जैसे कि एंजॉय, आपकी मेन वर्ब हो एंजॉय, डिसलाइक, हेट हो, माइंड है, अवॉइड है, एडमिट है, सजेस्ट है, प्रैक्टिस, कंसिडर, एटसेट्रा। अभी बहुत सारी वर्ब्स हैं, नॉन फाइनाइट वर्ब में डिस्कस करेंगे उनको, मैं फिर बता रहा हूं, वो वेट करिएगा, थोड़ा सा चैनल से जुड़े रहिएगा। तो अगर ये वर्ब आपकी मेन वर्ब है, यहां देखिएगा, तो उस मेन वर्ब के बाद
इस मेन वर्ब के बाद यहां पर क्या लगाना पड़ेगा आपको? मेन वर्ब के बाद जीरन लगाना पड़ेगा, डायरेक्ट जीरन। और अगर प्रेपोजिशन है तो उसमें जीरन। अभी हम केवल ये डायरेक्ट जीरन को डिस्कस करेंगे। तो आ जाते हैं, जैसे आई हेट स्कॉल्डिंग, तो ये कोई काम नहीं चल रहा है, तो इसका पैसिव कैसे बनेगा, या इसको पैसिव में कैसे यूज करेंगे, या इसका पैसिव सेंस क्या होगा? इनका पैसिव नहीं, पैसिव सेंस क्या होगा? इसका पैसिव नहीं होगा, ये तो एक्टिव में। मुझे हेट है, मुझे नफरत है, किससे? स्कॉल्डिंग से। अब देखिएगा, यहां सुनना गौर से। यहां पर सब्जेक्ट हो गया आपका आई। अब यहां पर जो सब्जेक्ट है ये दो तरह से काम करता, पढ़ के आया। जिसने पैसिव की क्लासेस पढ़ी हैं अभी, मैंने 2 क्लासेस इससे पहले ली हैं, तो वो क्लासेस अगर क्लियर है तो ये समझ में आएगा, और अगर क्लियर नहीं है तो उसको थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, वो क्लासेस को देख लें और समझने की कोशिश करें। जैसे यहां पर सब्जेक्ट है आई, यहां पर आई डूअर है अगर, तो उस डूअर में इसके बाद जो मेन वर्ब ये आएंगी, ये वर्ब, इसके बाद डायरेक्ट जीरन आ जाएगा, यानी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आ जाएगी। क्लियर? लेकिन अगर ये सब्जेक्ट आपका रिसीवर है, समझना, ये सब्जेक्ट अगर आपका रिसीवर है, यानी इस पे काम हो रहा है तो डूअर होता है, और अगर इसी पे उल्टा काम हो रहा होता है तो रिसीवर होता है, यानी ऑब्जेक्ट। तो अगर ये काम नहीं कर रहा है, रिसीवर है, तो फिर इसके बाद जो मेन वर्ब आएंगे, यही मेन वर्ब, उनके बाद जीरन तो आएगा, लेकिन उस जीरन से को, क्योंकि वो रिसीवर है, तो पैसिव बनाना पड़ेगा, और पैसिव बनाने के लिए जो वर्ब है जिसमें आईएनजी लगी हुई है, उसको तो थर्ड फॉर्म में बदल देंगे, और चूंकि वो जीरन भी है, और उससे पहले आपको बीइंग लगाना पड़ता है। ये है वो बात। हाँ, दोबारा समझिएगा। आई हेट स्कॉल्डिंग, क्योंकि यहां आई सब्जेक्ट है, डूअर है, तो डूअर के बाद मेन वर्ब हेट, हेट के बाद डायरेक्ट जीरन आईएनजी आ गया, स्कॉल्डिंग। लेकिन अगर वो आई यहां पर रिसीवर हो तो मेन वर्ब आ गई आपकी स्कॉल्ड, या सॉरी हेट, और हेट के बाद यहां पर स्कॉल्डिंग नहीं हो सकता, फिर होगा बीइंग स्कॉल्डेड। अब ये फर्क क्या है? फर्क ये देखिएगा, दोबारा समझिएगा। अगर मैं कहूंगा आई हेट स्कॉल्डिंग, तो इसका मतलब यह है मुझे स्कॉल्ड करने से नफरत है, मैं किसी को डांटता नहीं हूं। और अगर मैं कहूं आई हेट बीइंग स्कॉल्डेड, तो इसका मतलब यह है मुझे डांटे जाने से नफरत है, यानी मुझे डांटना अच्छा नहीं लगता, यानी मेरा, मुझे कोई डांटे तो वो अच्छा नहीं लगता मुझे। मैंने शुरू में कहा कि ये कॉन्ट्रेस्ट वाला नहीं है, ये जीरन के पैसिव हैं। अब देखेंगे दोबारा से, अगर सब्जेक्ट आपका यहां पर रखा हुआ डूअर है तो इन मेन वर्ब्स के बाद सीधा आईएनजी आ जाएगी, लेकिन अगर वो रिसीवर है तो रिसीवर में आपको उन मेन वर्ब्स के बाद में बीइंग डालना पड़ता है, और थर्ड फॉर्म आती है। जैसे यहां देखिएगा एग्जांपल, जैसे आई एंजॉय। अब एंजॉय के आगे आपके 2 ऑप्शन हैं। क्या? अगर आपने आई को एंजॉय कराना है किसी चीज से, तो आई एंजॉय प्रेजिंग, मुझे प्रेज करना अच्छा लगता है, यानी कोई, मैं किसी की प्रेज करूं, मैं हमेशा दूसरों की प्रशंसा करता रहता हूं, प्रेज करता रहता, तारीफ करता रहता हूं, तो आई एंजॉय प्रेजिंग, मुझे प्रेजिंग करना अच्छा लगता है, एंजॉय करता हूं। लेकिन अगर मुझे किया जाना अच्छा लगता है तो फिर कहूंगा आई एंजॉय बीइंग प्रेज्ड। ये समझिएगा बात, आई एंजॉय बीइंग प्रेज्ड। देखो, आई हेट स्कॉल्डिंग, आई हेट स्कॉल्डिंग, मुझे डांटना अच्छा नहीं लगता, मैं स्कॉल्डिंग से हेट करता हूं, सबको डांटता नहीं है, बहुत बुरी बात है, अच्छा नहीं लगता है। लेकिन कोई मुझे डांटे, उससे मुझे नफरत है, तो फिर कहना पड़ेगा आई हेट बीइंग स्कॉल्डेड, क्योंकि इस सेंटेंस में बीइंग स्कॉल्डेड में आई रिसीवर हो जाएगा, और आई हेट स्कॉल्डिंग में आई डूअर हो जाएगा। ऐसे यहां आई एंजॉय प्रेजिंग में आई डूअर हो जाएगा, और आई एंजॉय बीइंग प्रेज्ड में आई रिसीवर हो जाएगा, क्योंकि वो ऑब्जेक्ट का काम करने लगेगा। कुछ समझ में आई बात? अब देखो, ये कॉन्सेप्ट है आपके पैसिव के। अब पढ़ने के लिए तो आप पढ़ रहे हो, आपको पता कि कॉन्ट्रेंस से बनते हैं, बीइंग से नहीं, कॉन्ट्रेंस नहीं, जीरन के भी बनते हैं। दोबारा समझिएगा एक बार फिर। यहां पर सब्जेक्ट है, बीइंग के साथ थर्ड फॉर्म, जैसे बीइंग स्कॉल्डेड, तो मुझे स्कॉल्ड होना अच्छा लगता है। बीइंग बीटन, को मुझे पीटे अच्छा नहीं लगता है। बीइंग टॉट, या अच्छा लगता है या नहीं अच्छा लगता है। टॉर्चर्ड, बीइंग टॉर्चर्ड, तो इसका मतलब ये रिसीवर्ड है। और अगर हम बीइंग हटा के सीधी आईएनजी डाल देंगे, देखो डायरेक्ट जीरन, तो फिर ये करेगा। जैसे मान लीजिए मैं कहूं कि आई हेट, हेट के साथ लेते हैं, आई हेट स्कॉल्डिंग, आई हेट बीटिंग, आई हेट टीचिंग, आई हेट टॉर्चरिंग, तो ये आपका काम करने वाले हो। अब इसे पैसिव बना के देखो, आई हेट बीइंग स्कॉल्डेड, आई हेट बीइंग बीटन, मुझे पीटा जाना से हेट है,
आई हेट बीइंग टोट, मुझे कोई पढ़ाए उससे नफरत है। आई हेट बीइंग टॉर्चर्ड, मुझे कोई टॉर्चर करे उससे मैं नफरत करता हूं। तो कौन सी वर्ब है यहां मेन वर्ब? अगर एंजॉय है, डिसलाइक है, हेट है, माइंड है, अवॉइड है, एडमिट है, सजेस्ट है, कंसिडर है, प्रैक्टिस है और बहुत सारी वर्ब्स है, जीरन में डिस्कस करेंगे। इन वर्ब्स के बाद सीधा आपको डायरेक्ट जीरन रखना पड़ेगा, या तो अगर एक्टिव है, और अगर पैसिव में है तो फिर बीइंग थर्ड फॉर्म लगानी पड़ेगी। क्लियर यहां तक? तो अब यहां एक और फंक्शन देखते हैं। ओके बच्चों देखिएगा, तो आपने अभी देखा जीरन, डायरेक्ट जीरन, और डायरेक्ट जीरन के साथ आप सीधा आईएनजी लगाएंगे तो वो एक्टिव है यानी डूअर है, और अगर आप वो डूअर नहीं है रिसीवर है तो फिर आप उससे पहले बीइंग लगा के थर्ड फॉर्म लगाएंगे। अब देखिएगा नेक्स्ट, हमने कहा डायरेक्ट जीरन, और एक जीरन होता है प्रीपोजिशन के साथ जीरन। प्रीपोजिशन मींस प्रीपोजिशन आएगी, उसके बाद जब भी आपका वर्ब आएगी तो उस वर्ब को आपको जीरन में बदलना पड़ेगा। रीजन मैंने बताया कि प्रीपोजिशन को नाउन चाहिए, तो उस वर्ब को नाउन बनाना पड़ता है, और नाउन बनाने के लिए उस वर्ब में क्या लगानी पड़ती है? आईएनजी। तो कोई नया ये कॉन्सेप्ट नहीं है, बस आपको पता नहीं है। दोबारा समझिएगा, प्रीपोजिशन आने पर जब भी सेंटेंस में वर्ब आएगी उस वर्ब में आईएनजी लगेगा। वो क्यों लगेगा? अभी मैंने बताया कि प्रीपोजिशन को नाउन चाहिए, और नाउन बनाने के लिए वर्ब को जीरन बनाना पड़ता है, इसलिए वो जीरन बनता है। आपने पढ़ा होगा किताबों में, बुक्स में, या आपके टीचर्स को कि प्रीपोजिशन के बाद हमेशा जीरन लगता है। क्यों लगता है भाई? कोई पूछे प्रीपोजिशन के बाद जीरन क्यों लगता है भाई? कि फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगती है भाई, क्यों लगती है? यूं लगती है कि प्रीपोजिशन को नाउन चाहिए भाई, नाउन या प्रोनाउन को जोड़ने के लिए प्रीपोजिशन आती है। बिल्कुल सही। वर्ब प्रोनाउन का काम कर नहीं सकती, तो वर्ब को क्या बनाना पड़ेगा? नाउन ही बनाना पड़ेगा। और नाउन बनाने के लिए आपके पास दो ऑप्शन है, या तो इन्फिनेटिव या जीरन। इन्फिनेटिव वहां लगा नहीं सकते क्योंकि प्रीपोजिशन पहले से, इन्फिनेटिव को चाहिए टू, प्रीपोजिशन पहले ही है, इसलिए वहां जीरन बनाना पड़ता है। वो कॉन्सेप्ट बाद में जब जीरन पढ़ेंगे, लेकिन मैंने बता दिया। तो प्रीपोजिशन के बाद जीरन। अब देखिएगा प्रीपोजिशन वाले सेंटेंस में कैसे करना है। यहां देखिएगा, सब्जेक्ट अगर वहां पर डूअर है यानी वो काम करने वाला, तो प्रीपोजिशन आएगी तो वहां सीधा जीरन लग जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर वो सब्जेक्ट रिसीवर हो जाए, वो सब्जेक्ट अगर आपका रिसीवर हो जाए, तो प्रीपोजिशन तो वहां है ही पहले से, तो उसके बाद आपको बीइंग डालना पड़ेगा, और तब वर्ब की थर्ड फॉर्म डालनी पड़ेगी, वो पैसिव सेंस होगा। तो यहां क्या होंगे? यहां पर कोई नाउन होंगे, यहां पर कोई एडजेक्टिव होंगे, और कभी कभी वर्ब भी आती है, कुछ वर्ब जो आपकी प्रीपोजिशन लेती है। वो हम जीरन वाले चैप्टर में डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी हम पैसिव वाला कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहे हैं। तो यहां पर कोई नाउन होगा, कोई एडजेक्टिव होगा, जैसे कि मैंने कुछ लिखे हैं, जैसे टायर्ड आ गया, टायर्ड थका हुआ, फॉन्ड शौकीन, फियर भयभीत होना, भय होना, उसके लिए अफ्रेड भी आता है, अफ्रेड ऑफ, ये रहा नीचे, ये एडजेक्टिव है, नाउन है, याद रखना। फियर नाउन, ये अफ्रेड एडजेक्टिव है। प्राउड, एक्यूज्ड, इन सब के साथ प्रीपोजिशन ऑफ आती है। क्योंकि सर ऑफ वाले ही है कि नहीं? नहीं, ऑफ वाले नहीं है, तो बस एक कॉन्सेप्ट बताया मैंने। बहुत सारे वर्ड्स ऐसे हैं, एडजेक्टिव हैं, नाउन है या वर्ब है, उनके बाद इन भी आता है, ऑन भी आता है, ऑफ भी आता है, फ्रॉम भी आता है, या ऑफ वाले हैं। तो केवल मुझे समझाना है आपको पैसिव। तो टायर्ड ऑफ, फॉन्ड ऑफ, फियर ऑफ, प्राउड ऑफ, अफ्रेड ऑफ, एक्यूज्ड ऑफ, ऐसे। अब देखिएगा सेंटेंस, यहां मान का सेंटेंस आया, एक सेंटेंस है, आई एम फॉन्ड ऑफ। तो फॉन्ड के साथ आपके प्रीपोजिशन फिक्स हो गए ऑफ। अब आपको पता चल गया कि फॉन्ड के साथ प्रीपोजिशन ऑफ है, ये तो फिक्स है। अब ये फिक्स हो गई, तो ऑफ के बाद अगर वर्ब आएगी तो आपके पास दो ऑप्शन है, या तो जीरन आईएनजी सीधा ऐसे, या बीइंग वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब आपको देखना पड़ेगा, अगर ये डूअर है तो जीरन, और अगर ये रिसीवर है यानी ये काम नहीं कर रहा, इस पे काम हो रहा, तो फिर ऑफ के बाद बीइंग थर्ड फॉर्म। अब देखिएगा दोनों सेंटेंस लिखे हुए हैं। आई एम फॉन्ड ऑफ प्रेजिंग, इसका मतलब ये है इस सेंटेंस में कि ये किसी की प्रेज करने का शौकीन है, प्रेज करता है, डूअर है। आई एम फॉन्ड ऑफ प्रेजिंग का मतलब है मुझे अच्छा लगता है, मैं बड़ा शौकीन हूं दूसरों की, सबकी प्रशंसा करने के लिए। लेकिन नेक्स्ट सेंटेंस में देखिएगा, आई एम फॉन्ड ऑफ बीइंग प्रेज, मैं शौकीन हूं किस बात का? अपनी प्रेज किए जाने का। अब ये खुद की प्रेज करने से खुश होता है, और यहां किसी दूसरे की प्रेज करने से खुश होता है। देखिएगा,
तो यहां मीनिंग बदल जाएगा, चेंज हो जाएगा, कहते हैं ना अर्थ का अनर्थ हो जाएगा अगर आपको इंग्लिश का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो। दोबारा समझिएगा, आई एम फॉन्ड ऑफ प्रेजिंग, मुझे प्रेज करने का शौक है। आई एम फॉन्ड ऑफ बीइंग प्रेज्ड, मुझे प्रेज किए जाने का शौक है। क्लियर? और देखते हैं ऊपर लिखा है दोज गर्ल्स हैव फियर। अब यहां पर हैव क्यों आया? क्योंकि नाउन है, नाउन के साथ हैव आएगा। यहां क्यों आया था इज़ारम? क्योंकि यहां एडजेक्टिव से पहले इज़ारम आएगा, वो बाद में डिस्कस भी करेंगे, लेकिन समझ लीजिएगा दोज गर्ल्स हैव फियर ऑफ, उन लड़कियों को फियर है किस बात का? बीइंग मोलेस्टेटेड। मोलेस्टेटेड कहते हैं जब रास्ते में कोई टॉन्ट कसता है, छेड़छाड़ जो होती है, छेड़छाड़ की घटनाएं होती है, उसे मोलेस्टेट कहते हैं। तो दोज गर्ल्स हैव फियर ऑफ किस बात से? मोलेस्टेटेड। तो ये गर्ल्स जो है अपने आप को मोलेस्टेट होने से डरी हुई है, तो ये सब्जेक्ट नहीं है, डूअर नहीं है, रिसीवर है, इसलिए यहां पर बीइंग आया। ऐसे नहीं कह सकते दोज गर्ल्स हैव फियर ऑफ मोलेस्टेटिंग, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि ये लड़कियां किसी को मोलेस्टेट करती है, और वो सेंस नहीं आ रहा है यहां। तो दोज गर्ल्स हैव फियर ऑफ बीइंग मोलेस्टेटेड, या फियर जहां पर हैव फियर है, यहां पर हैव फियर की जगह पर आप कर सकते हैं अफ्रेड ऑफ, फिर वहां पर आर लगाना पड़ेगा क्योंकि इनके साथ वर्ब के साथ गर्ल्स के साथ। दोज गर्ल्स आर अफ्रेड ऑफ बीइंग मोलेस्टेटेड। Those girls are afraid of being molestated, या those girls have fear of being molestated, ये पैसिव सेंस है being का, ये वो नहीं जो कॉन्टिन्यूअस वाला। एक क्वेश्चन देखते हैं they are proud of being honored, उनको बड़ा प्राउड होता है किस पर? सम्मानित होने पर। तो इसका मतलब ये किसी को सम्मानित नहीं करते, इनको जब किया जाता है तो इसका मतलब ये रिसीवर हैं। ये गर्ल्स भी यहां पर क्या है? रिसीवर हैं। हाँ ये देखिएगा, आप समझो, आप तो बीइंग समझ रहे हैं कि बीइंग कॉन्टिन्यूअस से बनता है बस। दोबारा समझिएगा, जब वर्ब आईएनजी फॉर्म लेती है तो अगर उसका कभी भी आपको पैसिव बनाना होगा वो बीइंग से ही बनेगा। अब वो कॉन्टिन्यूअस हो तब भी बीइंग से, और अगर जीरेंड हो, जीरेंड के मैंने फंक्शन बता दिए। एक डायरेक्ट जीरेंड होता है, किसी भी वर्ब के बाद किसी में आईएनजी है तो डायरेक्ट जीरेंड है, और एक होते हैं प्रीपोजिशन वाले जीरेंड। तो प्रीपोजिशन के बाद जीरेंड होता है, इनके भी पैसिव उसी से बनेंगे, बीइंग से ही। क्लियर? यहां तक समझ में आया होगा? ओके, तो देखिएगा हमने बीइंग थर्ड फॉर्म का भी फंक्शन किया, अभी इसको भी करना है, तो आगे कुछ और करते हैं, देखते हैं। तो देखिएगा बच्चों, हमने अभी बीइंग का फंक्शन पढ़ा आपसे, इसमें जो स्टडी किया इसको जीरेंड वाला फंक्शन। देखिएगा नेक्स्ट, बी के साथ यहां नाउन भी होता है, बी के साथ एडजेक्टिव भी होता है। अब देखिएगा दो सेंटेंस डिस्कस करते हैं, बहुत मजेदार बात है, इस क्लास को बड़े ध्यान से समझना, बहुत इंटरेस्टिंग क्लास है। अब ये तक देखा होगा आपने। देखो, ही इज सैड टू बी अ डॉक्टर और शी इज सैड टू बी वेरी रिच। अब ये एक प्रॉब्लम आ रही है इसमें। चलो यहां तक तो सही है, ही इज सैड, ये टू बी यहां से कहां से आया और ये और टू बी ये कैसे आया? सडे देखते हैं ध्यान से। अगर हम इसको ऐसे कहते कि ही इज अ डॉक्टर, कोई प्रॉब्लम? एक सेंटेंस अलग अलग बनाते हैं, सेपरेट सेंटेंस करते हैं इनको। ही इज अ डॉक्टर और इट इज सैड सो, ऐसा कहा जाता है। ही इज अ डॉक्टर, वो डॉक्टर है, इट इज सैड सो, ऐसा कहा जाता है। तो इसको अगर जोड़े तो कैसे बनेगा? इट इज सैड दैट ही इज अ डॉक्टर। आपने देखा होगा कि दो सेंटेंसेस जोड़ना अगर 12th में 10th में आते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने के लिए, तो देखिए कि दो अलग अलग सेंटेंसेस सेपरेट है। ही इज अ डॉक्टर, वो डॉक्टर है, इट इज सैड सो, ऐसा कहा जाता है। इनको जोड़ा, कॉम्प्लेक्स बनाया कंजंक्शन से, तो इट इज सैड दैट, ऐसा कहा जाता है क्या? दैट ही इज अ डॉक्टर। क्लियर? ये आपका कॉम्प्लेक्स हो गया। लेकिन अगर आपको दो सेंटेंस से ना कहनी हो बात और एक से ही कहनी हो, आप एक ही सेंटेंस से कहना चाहते हैं जिसको सिंपल सेंटेंस कहते हैं आप, और सिंपल सेंटेंस आते हैं एकेडमिक लेवल में भी, तो फिर ऐसा कहा जाता है क्या कि वह डॉक्टर है। तो डॉक्टर कौन है? वह, इसी के बारे में तो कहा जाता है। तो ये जो ही है, ये इस इट को हटा करके इसका सब्जेक्ट बन जाता है, तो बन गया ही इज सैड, क्योंकि उसे ही कहा जाता है। देखो ही आ गया तो ही इज सैड, क्या कहा जाता है उसके बारे में?
एक डॉक्टर होना, और फिर टू से जब इन्फिनिटिव से जोड़ते हैं तो इन्फिनिटिव के साथ में जो इज है ये कहां बदल गया आपका बी में, इसलिए हुआ ये टू बी, ये इसलिए इज का बी बना है। देखिएगा, तो ही इज सेड टू बी अ डॉक्टर या ही इज ए डॉक्टर, इट इज सेड सो, ये इजी है बच्चों को समझाने के लिए। और थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड करना है तो कह सकते हैं आप इट इज सेड दैट ही इज ए डॉक्टर, और अच्छे लेवल पे इंग्लिश बोलनी है, बताना है तो बनाएंगे ही इज सेड टू बी अ डॉक्टर। ही इज सेड टू बी अ डॉक्टर, ऐसे ही सीम्स टू बी अ डॉक्टर, ही सीम्स टू बी वेरी रिच, ही सीम्स टू बी टायर्ड। मालिका प्लेयर खेल रहे हैं, थक गए हैं, हमने कहा ऐसा लगता है कोहली थक गए हैं, तो कोहली सीम्स टू बी टायर्ड। यानी दो सेंटेंस ऐसे हैं कि इट सीम्स दैट कोहली इज टायर्ड, इट सीम्स दैट कोहली इज टायर्ड, ये दो अलग सेंटेंस है, कॉम्प्लेक्स है, इसे ऐसे कह सकते हैं कोहली सीम्स टू बी टायर्ड। इसलिए वो टू बी है, ये भी बी का यूज है। जैसे कि नेक्स्ट सेंटेंस में आपका एडजेक्टिव है, देखिए शी इज सेड टू बी वेरी रिच, बिल्कुल सही, आप समझ गए होंगे क्या मतलब है। मतलब यह है कि इट इज सेड दैट शी इज वेरी रिच। क्या? इट इज सेड दैट शी इज वेरी रिच। लो जी, कोई प्रॉब्लम नहीं, सेड या पैसिव है और इसको वापस सिंपल में रखा तो कह सकते हैं शी इज सेड टू बी वेरी रिच। यहां भी पैसिव है, यहां भी पैसिव है, बस ये कॉम्प्लेक्स है और ये सिंपल है। और भी बना सकते हैं इसे, आपका अगर एक्टिव बनाना चाहे तो एक्टिव ऐसे बन सकता है, द पीपल या दे, कुछ भी अपनी तरफ से सब्जेक्ट रखिएगा कि दे से प्रेजेंट इंडेफिनिट, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट का इज़हार है हमारा, तो एक्टिव में इंडेफिनिट होगा। दे से दैट शी इज वेरी रिच। लो, तीनों सेंटेंस इक्वल हैं। दे से दैट शी इज वेरी रिच एक्टिव, इट इज सेड दैट शी इज वेरी रिच पैसिव, शी इज सेड टू बी वेरी रिच पैसिव लेकिन सिंपल। ये दोनों कॉम्प्लेक्स है, ये सिंपल है, ये पैसिव में कॉम्प्लेक्स, ये एक्टिव में कॉम्प्लेक्स, और ये सिंपल पैसिव। ये है पूरा बी का फंक्शन। आपने कभी नहीं देखा होगा एक क्लास में पूरा बी का फंक्शन, आज तक आपको क्लियर ही नहीं हुआ बी 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 कहां से आते हैं। और अभी देखते हैं वो बी की थर्ड फॉर्म, आपको पता ही है, पैसिव में आपने बनाया बी के मॉडल वर्ब्स के साथ बी की थर्ड फॉर्म आती है, उसे भी करेंगे डिस्कस। और अभी बी के साथ वर्ब की फोर्थ फॉर्म बताता हूं अभी। ओके, तो नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं, इसको देखते हैं, डिस्कस करते हैं। तो देखते हैं, ये बी थर्ड फॉर्म वाला आपको पता ही है पहले से ही, मॉडल के साथ आती है। जैसे यू शुड नॉट हेट द पुअर। तो ये कोई नई बात नहीं है, पहले हमने डिस्कस कर लिया, क्योंकि बी का फंक्शन इसलिए बता रहा हूं। तो द पुअर को इधर लाओ, पैसिव बनाओ, द पुअर शुड नॉट बी हेटेड बाय यू। तो ये आपका पैसिव है। अब वही है बात कि अगर यहां पर रिसीवर होगा, ऑब्जेक्ट यानी डूअर नहीं होगा, तो फिर वहां मॉडल के साथ आपको क्या डालना पड़ेगा? बी डालना पड़ेगा। जैसे द रूम शुड बी क्लीन्ड। अब देखिए, ऐसे नहीं कह सकते आप द रूम शुड क्लीन, क्योंकि यहां जो रूम है आपका, ये रूम यहां पर डूअर नहीं है, ये रिसीवर है, इसको साफ होना चाहिए। तो शुड आपका मॉडल आ गया, मॉडल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, लेकिन जब पैसिव आ जाएगा तो फिर क्या डालना पड़ेगा? बी और वी थर्ड। जैसे द रूम नीड्स टू बी क्लीन। अब देखो यहां भी वही है मामला, रूम को जरूरत है सफाई की, तो नीड्स के बाद यहां आया टू बी क्लीन। अब देखिएगा, क्या रूम किसी को साफ कर सकता? नहीं कर सकता। तो ये डूअर नहीं है, ये रिसीवर है, इसलिए यहां टू के बाद टू क्लीन नहीं कर सकते। क्या करना पड़ेगा? टू बी क्लीन, क्योंकि रूम को साफ होने की जरूरत है, रूम किसी को साफ नहीं करेगा। तो ये बी के साथ थर्ड फॉर्म पैसिव में आती है, मॉडल के साथ भी, इन्फिनिटिव के साथ भी।
क्लियर? तो देखते हैं वी फोर्थ। अब ये देखिए वी फोर्थ क्या है। आपने एक तो आपने देखा होगा कि विल शैल के साथ आपने फ्यूचर कंडीशन में बी लगाया होगा और प्लस वी फोर्थ, वो तो आपको पता है, वो मैं डिस्कस नहीं करूंगा, वो पहले से पता है, फ्यूचर में कोई काम चल रहा होगा। लेकिन कभी कभी और भी होता है, देखिएगा, जैसे इट सीम्स दैट शी इज वीपिंग, ये सेंटेंस मिला। इट सीम्स ऐसा लगता है, क्या लगता है, शी इज वीपिंग, वह रो रही है। अब देखिएगा ये सेंटेंस कॉम्प्लेक्स है क्योंकि दैट से जुड़ा हुआ है, दो सेंटेंसेस है। तो क्या इसको और कोई तरीका है बनाने का? बिल्कुल। सिंपल सेंटेंस कैसे बनेगा? अगर आपको इस बी फंक्शन का पता नहीं तो सिंपल नहीं बना सकते, और एकेडमिक लेवल पे सिंपल बनाने के लिए आते हैं। देखिएगा, तो कौन लगता है, शी, तो शी को लेकर आओ इधर, शी सीम्स, सी सिंगुलर है। अब यहां पर ये जो आपका वीपिंग है, वीपिंग से पहले क्या इज आरएम है, और जब आप सिंपल बनाएंगे तो आपको टू चाहिएगा, और टू के बाद इसको किसमें बदलना पड़ेगा, बी में, और वीपिंग। देखिएगा ये आपने कभी सोचा भी नहीं होगा, ये गारंटी की बात है कि ऐसे भी होता होगा। शी सीम्स टू बी वीपिंग इक्वल है इट सीम्स दैट शी इज वीपिंग, यानी जब कोई यहां काम कॉन्टिन्यूअस हो और उस कॉन्टिन्यूअस को आपको इन्फिनिटी से बनाना हो तो आप टू बी आईएनजी से बनाते हैं, इसे कहते हैं कॉन्टिन्यूअस इन्फिनिटिव। आपने इन्फिनिटिव पढ़ा होगा, डायरेक्ट इन्फिनिटिव पढ़ा होगा, बेयर इन्फिनिटिव पढ़ा होगा, टू के साथ इन्फिनिटिव पढ़ा होगा, लेकिन आपने कभी यह नहीं सुना होगा कि कॉन्टिन्यूअस इन्फिनिटिव भी होता है। अभी तो मैं पढ़ाऊंगा आपको नॉन फाइनाइट वर्ब, और मजे की बात ये परफेक्ट इन्फिनिटिव भी होता है, लेकिन यहां डिस्कस नहीं करेंगे हम क्योंकि चैप्टर आपका पैसिव का चल रहा है। तो पूरा लिख देता हूं, कॉन्टिन्यूअस इन्फिनिटिव। कभी को कुछ समझो आप। तो जब आपका ये कोई प्रोग्रेसिव एक्शन और उसको आपको जोड़ना हो टू से, तो फिर टू भी होता है, और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस इन्फिनिटिव भी होता है, टू हैव बीन हो जाता है वहां। जैसे एक सेंटेंस बताता हूं, चलो। ही इज सेड दैट he has been teaching for 10 years। देखिएगा सेंटेंस, क्योंकि बी का पूरा फंक्शन पढ़ना है। he is said उसके बारे में कहा जाता है, या इट इज said कह सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं, that he has been teaching for 10 years, वह 10 साल से पढ़ा रहा है। क्लियर? अब ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, जैसे कि ये कॉम्प्लेक्स था, ये भी आपका कॉम्प्लेक्स है, और आपने इसको बनाया सिंपल, यानी एक वर्ब से बी से। ये अब सिंपल कैसे बनेगा? बिल्कुल ऐसे ही बनेगा जैसे ये था, क्योंकि ये कॉन्टिन्यूअस है इसलिए टू भी आ गया, और ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है। कैसे पता चल परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस? क्योंकि ये 4 10 ईयर्स आ रहा है, और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को आपको बीन चाहिए, इसलिए आप बीन कैसे आएगा आप देखिएगा। तो बनाते हैं, ही सेड दैट he has been teaching for 10 years, तो कैसे कहते हैं? ये देखते हैं, he is said to have been teaching for 10 years। लो जी, आप भी क्या याद रखोगे, आप भी क्या याद रखोगे? देखिएगा, टू बी वीपिंग, टू हैव बीन टीचिंग, क्योंकि ये कॉन्टिन्यूअस है इसलिए टू बी, क्योंकि ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है इसलिए टू हैव बीन। क्यों? क्योंकि ये 4 10 यहां से एरर हो सकता है। अगर मैं यहां पर टू बी वीपिंग में लिख दूं फॉर 20 मिनट्स, तो फिर यहां गलत हो जाएगा, टू बी वीपिंग नहीं आएगा, टू बी वीपिंग फॉर 20 मिनट्स, ये हो जाएगा टू हैव बीन, क्योंकि कॉन्टिन्यूअस नहीं परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है। तो जैसे एक कॉन्टिन्यूअस इन्फिनिटिव है, ऐसे इसको कहते हैं परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस इन्फिनिटिव। लो जी, ये हुआ आपका फंक्शन बी का। मैंने कहा था शुरू में बहुत इंटरेस्टिंग क्लास है, ध्यान से पकड़ना, इसको ध्यान से समझना और इसको बार बार देखना। बीइंग थर्ड फॉर्म का फंक्शन, बी के साथ नाउन, बी के साथ एडजेक्टिव, बी के साथ थर्ड फॉर्म और बी के साथ वर्ब की फोर्थ फॉर्म देखिएगा। तो फ्रेंड्स देखिएगा आपने ये क्लास को,
और ध्यान से देखें, स्टडी करें मेहनत से और हमसे जुड़िएगा। और बस आपसे गुजारिश है, समझिएगा कि आपको क्या करना है। आप शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिएगा और क्लास को देख करके कमेंट करना और बताना कि आपको क्लास कैसी लगी। और नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं और तब तक के लिए बाय। और बेटा बच्चों, थैंक यू और बेस्ट ऑफ लक।